प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में जो कि वीडियो के माध्यम से हो रही है, आपका स्वागत है। आलोचनाओं की चर्चा के इस दौर में ही हम आज जो आलोचनाओं का विकास क्रम था उसमें द्विवेदी युग की चर्चा करेंगे। कल हम भारतेंदु युग की चर्चा कर चुके हैं, भारतेंदु युग के बारे में जानकारी ले चुके हैं और आज हमारी जानकारी रहेगी द्विवेदी युग पर। हमने देखा था पूर्व में कि भारतेंदु युग में आलोचनाएं बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर थी और पुस्तकें भी आलोचनात्मक नहीं लिखी जा रही थी। थोड़ी बहुत पत्र पत्रिकाओं में छिटपुट या कुछ अन्य रूपों में आलोचनाएं हमारे सामने आ रही थी। तत्पश्चात आगे का युग आया जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इस युग में यदि हम जाने पहचाने तो हम देखते हैं कि आलोचना का गंभीर और तात्विक रूप तो हमारे सामने इस युग में भी नहीं आ पाया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। क्योंकि इस युग की भी कुछ मजबूरियां थी, साहित्यिक संसाधन भी कम थे, लेकिन कोशिशें गंभीर थी और विशेष तौर पर द्विवेदी जी और उनकी जो मंडली थी उसके। लेकिन उसके बावजूद कुछ सीमाओं के रहते हुए यहाँ आलोचना बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं ले सकी। खास तौर से तात्विक रूप से इसको हम गंभीर नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोशिशों का परिणाम ये हुआ कि आलोचनाओं का रूप चाहे निखरे या न निखरे, लेकिन बहुत सी पद्धतियाँ, बहुत से तरीके की जो आलोचनाएं हैं वो हमारे सामने आई। अब वो पद्धतियाँ पूरी तरह से विकसित नहीं थी, ये हम कह सकते हैं, लेकिन पद्धतियाँ हमारे सामने आई। विशेष बात ये थी, जबकि पहले सैद्धांतिक आलोचना ही हमारे सामने प्रकट होती थी या कोई प्रशंसात्मक या कवि परिचयात्मक रूप से जो आलोचनाएं हैं वो हमारे सामने आई थी भारतेंदु युग में। तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग की विशेष देन ये रही कि जो पद्धतियां हैं आलोचना की वो हमारे सामने आई और भारतेंदु युग की जो शैशवकालीन अवस्था थी उससे कुछ और अधिक विकास हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि कैशोर्य काल जिसको कहें वो बालपन से निकल करके और हिंदी आलोचना का यहाँ हमारे सामने कुछ कुछ दिखाई देने लग गया था। अब इस युग में जो विकास क्रम हुआ उसके तत्पश्चात इसमें कौन सी विशेषताएं रही, कौन सी कमियां रही, उन पर हम थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन सी कमियां इस युग की रही हैं। तो पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो जब इन आलोचनाओं पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि इन आलोचनाओं में मूलतः या विशेष रूप से गुण दोषों का विवेचन ही हमको मिलता है, या गुण दोषों का विवेचन ही इस युग की आलोचनाओं में हमें किया जाता हुआ नज़र आता है। दूसरी जो थी इस युग की विशेषता कह सकते हैं हम कि इस युग में आते आते आलोचनाएं थोड़ी बड़ी होने लग गई थी और वो पुस्तक आकार में आने लायक हो गई थी। इसलिए इस युग में आलोचनाओं का पुस्तक रूप में जो है आना प्रारंभ हो गया था। तो ये एक और ख़ास बात इस युग की थी। इसके साथ साथ इसको कमी भी कह सकते हैं या कुछ लोग इसको विशेषता भी कह सकते हैं कि इस युग में समालोचनाओं के लिए कोई नया आधार तो नहीं आया, लेकिन इन्होंने जो हमारे पुराने समय के जो संस्कृत ग्रंथ थे या संस्कृत के काव्य शास्त्र थे उनकी जो निर्णयात्मकता थी उसी को इन्होंने आधार बनाया और इसके साथ साथ इन आलोचनाओं में साधुवादिता का अर्थात आदर्शवादिता का स्थान भी अधिक रहा या आधिक्य रहा। इन
शैली, इन आलोचनाओं में यदि शैली की बात करें तो अधिकांश आलोचनाएं इतिवृत्तात्मक थी, अर्थात बहुत ज़्यादा वर्णन उनमें मिलता था। और उसके साथ साथ इस युग के आलोचकों में या आलोचनाओं में एक मोह था, और वो मोह था आदर्श की स्थापना का मोह। तो इस समय की आलोचनाएं आदर्शवादी आलोचनाएं हुआ करती थी, वो किसी आदर्श विशेष को लेकर चलती थी और उस आदर्श को स्थापित करने की कोशिश करती थी। एक और विशेषता जो है, या एक और हम कह सकते हैं, ऊपर मैंने जो कहा था कि बहुत सी पद्धतियाँ विकसित हुई, तो उनमें से एक पद्धति का मैं विशेष रूप से यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। मिश्र बंधु और पदम सिंह जो उस समय के विद्वान थे, उन्होंने तुलनात्मक आलोचना जो है उसको जन्म दिया। तो इस युग में तुलनात्मक आलोचना भी पहली बार हमारे सामने आई, ऐसा माना जाता है। और हालांकि सैद्धांतिक आलोचना अपरिपक्व रूप में हमारे सामने भारतेंदु युग में आ गई थी, लेकिन थोड़ी और अधिक विशेषताओं से युक्त होकर के और अधिक अच्छाइयों से युक्त होकर के जब आई, तो हम कह सकते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा जो सैद्धांतिक आलोचना प्रारंभ की गई, हम कह सकते हैं कि वो भी इस युग की एक विशेष देन थी। व्याख्यात्मक जो आलोचनाएं थी, उनका भी सूत्रपात हम कह सकते हैं कि इसी युग में आकर के हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी आलोचनाओं के जो पद्धतियां हैं या भेद हैं, वो भी हमारे सामने आए, और कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने आई। ये विशेषताओं के अंतर्गत भी हम इनको ले सकते हैं, और ये पद्धतियां जो है उसके अंतर्गत भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पद्धतियों के फलस्वरूप या पद्धतियों के विकसित होने के फलस्वरूप बहुत सी आलोचनाएं हमारे सामने आई, बहुत प्रकार की आलोचनाएं हमारे सामने हो गई। तो हम आलोचनाओं का एक भेद भी कर सकते हैं कि इस युग में कितने प्रकार की आलोचनाएं हमारे सामने मूलतः या प्रमुख रूप से रही। हम कह सकते हैं कि इस युग में हमारे सामने 4 प्रकार की आलोचनाएं प्रमुख रूप से हमारे सामने आई। पहली जो आलोचनाओं का भेद था, वो काव्यांग विवेचना था या काव्यांग विवेचन था, काव्य के अंगों पर आधारित विवेचना थी। दूसरी जो थी तुलनात्मक मूल्यांकन था साहित्य का, जहाँ एक पुस्तक का दूसरे पुस्तक से जिस किसी भी चीज़ की ये करते थे तो तुलना कर लेते थे। तो तुलनात्मक एक आलोचनात्मक जो विधि है या प्रकार है वो हमारे सामने आया। और एक निर्णयात्मक आलोचना भी इस युग में हमारे सामने, ऊपर मैंने बताई थी कि इस युग की विशेषताएं जो थी, उन विशेषताओं में हमने देखा था कि जो संस्कृत ग्रंथों में निर्णयात्मकता होती थी, वो निर्णयात्मकता इनमें भी हमें दिखाई देती थी। अन्वेषणात्मक और अनुसंधानपरक आलोचना भी इस युग की एक विशेष पद्धति थी या एक विशेष भेद था जो आलोचनाओं का हमारे सामने आया। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार की आलोचनाएं प्रमुख रूप से इस युग में थी। अब आते हैं इस युग के प्रमुख आलोचक और रचनाएं। जहाँ तक आलोचकों के नाम का सवाल है, हम कह सकते हैं कि एक तो द्विवेदी जी प्रमुख थे ही। अब यहाँ एक चर्चा मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर वो गलती करते हैं कि द्विवेदी का नाम आते ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कह देते हैं। यहाँ जो द्विवेदी जी हैं, जिनके आधार पर द्विवेदी युग लिखा गया है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो एक तो द्विवेदी जी थे, फिर मिश्र बंधु भी थे, और कृष्ण बिहारी मिश्र भी इस युग के ही जो हैं आलोचक रहे हैं। भगवान दीन भी इसी युग के, बाबू श्याम सुंदर दास भी इसी युग के आलोचक रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रमुख आलोचकों के नाम भी हमने जान लिए। अब आते हैं इन आलोचकों के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई।
तो हम द्विवेदी जी द्वारा जो लिखी गई उस पे हम कह सकते हैं कि विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा या चरित्र चर्चा। दूसरी इनकी पुस्तक थी नैषद चर्चा। तीसरी इनकी पुस्तक थी हिंदी कालिदास की आलोचना। और चौथी जो थी वो थी सरस्वती पत्रिका, जिसके माध्यम से कि द्विवेदी जी ने हिंदी को बहुत कुछ दिया। तो सरस्वती पत्रिका का हम मान सकते हैं कि हिंदी के विकास में या हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं भाषा का, उस स्वरूप को हमारे सामने लाने में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और सरस्वती पत्रिका के इस योगदान में एक बहुत बड़ा योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है। मिश्र बंधु द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया, जिसमें कवि परिचय भी था। हालांकि इसकी चर्चा हमारे पीछे भी हो चुकी है। इसके अलावा कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी देव और बिहारी नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें देव और बिहारी का तुलनात्मक आलोचना हमको मिल जाती है। इसी प्रकार से भगवान दीन ने भी बिहारी और देव नाम से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इसमें भी बिहारी और देव पर आलोचनात्मक चर्चा लिखी गई है। बाबू श्याम सुंदर दास का जो साहित्यालोचन है, वो जो सैद्धांतिक विवेचना है, वो हमको इसमें मिल जाती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युग में जो आलोचनाएं हमने देखी, जो भेद हमने देखे, जो आलोचनाओं के प्रतिरूप हमने देखे, जो पद्धतियां हमने देखी, तो उससे हम जानते हैं कि कुछ प्रतिमान आलोचनाओं के स्थापित हुए। और वो प्रतिमान जो स्थापित हुए, उसमें दो दृष्टियां निखर करके हमारे सामने आती है या उभर करके हमारे सामने आती है, हमें लक्षित होती है। वो कौन कौन सी थी? इसमें दो दृष्टियां थी प्रमुखतः। एक तो थी परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि, जो पूर्व से जो दृष्टि, जिस दृष्टि से आचार्य देखते रहे थे, वही दृष्टि थी। और उसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए ये लोग चले अपनी आलोचनाओं में। उसी को मूल आधार भी आपने रखा। और दूसरा जो था वो था नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि। तो दो आ गई, परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि और नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि। परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए वो मूलतः गुण और दोषों पर ही आधारित रहे, जबकि नैतिक जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनको दृष्टि में रख कर के जो आलोचनाएं लिखी गई, उनमें एक व्यापक प्रभाव जो साहित्य का था या साहित्य पर था, उसको ध्यान में रख कर के आलोचनाएं लिखी गई। तो इस प्रकार से भारतेंदु युग की आलोचनाओं की विशेषताओं को भी हमने जान लिया। इस युग में जो कोई खासियत थी, जो विशेष बात थी, वो हमने जान ली। प्रमुख आलोचक कौन से हुए वो भी हमने जान लिए, और कुछ ग्रंथों के नाम भी हमने जान लिए। और जो दृष्टि थी इस युग के आलोचकों की, वो दो जो निकल के आती है, उसके बारे में भी एक थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली है। इसके बाद हम आलोचना के अगले युग में, जो कि प्रमुख युग माना जाता है आलोचना की दृष्टि से, उस पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। उस व्याख्यान को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। और चूंकि वो छायावादी युग था, इसलिए उसको छायावादी युग के रूप में भी बहुत से लोग देखते हैं। और हम जानते हैं कि शुक्ल की कही हुई बात अपने समय में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। और जहाँ तक साहित्य का सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सवाल है, वहाँ आज भी उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास मील का पत्थर माना जाता है।
उससे बहुत आगे ज़्यादा लोग अभी तक हिंदी में तो कम से कम नहीं जा पाए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।